पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, एम कहाँ पर? वहाँ A to Z अलायंस कहाँ है वहाँ पर? वो तो सिर्फ वाई में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता। मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे कि भैया पे जवानी कुर्बान। भाई आपकी ही पार्टी का लोकसभा का मेंबर है, आपकी लोकसभा का लीडर है और आप बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी। दो लोगों को बी फॉर्म देते हैं और आखिर खत में उनको बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपका पार्टी का लीडर है। आप मुरादाबाद की सीट आपने कमज़ोर कर ली, रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं। आपको घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, आप मुंह नहीं खोलते। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ओवैसी की गेम प्लान को किस तरह देखा जाए। वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं और चुनाव में गठबंधन भी कर रहे हैं। इससे पहले वो लगभग 100 के करीब उनके पार्षद चुने जा चुके हैं और 5-6 जगह पर उन्होंने निगम अध्यक्ष भी वो भी जीते हैं उनके। और मेयर के चुनाव में उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस सबसे ज़्यादा पिछाड़ दिया था मेरठ में। तो आपको संभल में बाकायदा जीते ही थे। तो आपको लगता क्या है कि ये गेम प्लान क्या है? वो लड़ भी नहीं रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ओवैसी साहब को अच्छे से अंदाजा हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा क्या है। वो इस बात को महसूस करके ही प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। उन्हें ये पता है कि यूपी की माइनॉरिटी जो है इस बार एकमुश्त होकर कांग्रेस और सपा गठबंधन को वोट देने जा रही है। लेकिन वो अपना वजूद भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पल्लवी पटेल जिनका कभी कोई टेस्ट नहीं हुआ उनके जनाधार का, उनकी पार्टी का, वो उसके साथ उन्होंने गठबंधन करके राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश की है। दरअसल ये एक तरीके का निवेश उन्होंने किया है। इस इन्वेस्टमेंट के सहारे वो आगे विधानसभा चुनाव या भविष्य के लोकसभा चुनाव में अपने लिए गुंजाइश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तो एनडीए है जिसमें 5 दल हैं, दूसरी तरफ इंडिया है जिसमें 2 दल हैं। इसके अलावा देखिए छोटे छोटे स्प्लिंटर्स ग्रुप बना रहे हैं। एक ग्रुप बन गया AIM और अपना दल कमेरावादी का। दूसरा ग्रुप और बनने जा रहा है जिसमें अभी बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद भीम पार्टी वाले रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। देखिए यूपी में जो वोट पैटर्न होगा धीरेन्द्र जी, 90% वोट 2 ब्लॉक में जाए, एनडीए और इंडिया में। और इन 90 ये 2019 में भी यही हुआ था। 90% वोट इन्हीं 2 ब्लॉकों में बटा था, यानी एनडीए वर्सेस जो उसमें महागठबंधन उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश की सियासत अब बड़ी परिपक्व हो चुकी है। यहाँ के जो डायनामिक्स हैं वो अलग तरीके के चेंज हो चुके हैं। सारे पैरामीटर जो ओल्ड पैरामीटर पे अगर आप चुनाव को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव इस तरह से जा रहा, उस तरह से जा रहा, लेकिन दरअसल चुनाव की दिशा ही अलग है। एक अजीब किस्म की शांति है इस चुनाव में और पूरा माहौल एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग सक्रियता दिखा रहे हैं वो केवल अपनी राजनीति को जिंदा बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो या भीम आर्मी के चंद्रशेखर हो, तमाम ऐसे लोग हैं। और ये सब समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी से अलग हुए और अपने अपने ग्रुप्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि जब चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है, तो आप अलायंस बना रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं, तो इसका पब्लिक में मैसेज किस तरह से देंगे? सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में एक लकीर खींची है। एक तरफ भाजपा मोदी योगी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ भाजपा मोदी योगी के खिलाफ वाले लोग हैं। और पूरा आप देखिएगा वोटिंग पैटर्न जो होगा इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द रहेगा। जिसके बूथ पे वर्कर अच्छे होंगे, जिनके मतदाताओं में उत्साह ज्यादा होगा, जो अपनी पार्टी या अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जज्बा ज्यादा रख के मैदान में उतरेंगे या मतदान के दिन बूथ पे जाएंगे, वो ज्यादा वोट करेंगे और इसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हम तो बेहतर स्थिति में हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें केक वॉक जैसी स्थिति है। केक वॉक तो है, लेकिन केक वॉक में जो जरूरी इंग्रेडिएंट है केक बनाने के लिए वो आपको तैयार रखना पड़ेगा। अगर उसमें आप चूक गए तो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन
ये उत्तर प्रदेश में जो लकीर खींची है, सारा चुनाव इसी के इर्द गिर्द हो रहा है और ओवैसी को बिल्कुल पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। वो उनको अच्छे से एहसास है कि जो डिवीजन हो चुका है, उस डिवीजन में कोई नए डिवीजन की गुंजाइश अब नहीं है। पिछली बार का विधानसभा की तरफ देखें तो 90% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ गए, यानी इतना ज्यादा वोट किया कि उससे ज्यादा वोट कभी शायद तभी मिला होगा जब मुस्लिम लीग को मिला होगा, वरना 90% वोटर एक मुश्त किसी पार्टी को मुसलमान कभी इस तरह से नहीं जाता। हालांकि मुस्लिम वोट हमेशा एम ब्लॉक वोट करता है, यानी एक साथ बहुत सारे ब्लॉक में वोट करता है। ये लगातार चुनाव का पैटर्न समझ में आता है। लेकिन ओवैसी की राजनीति, अगर वो यूपी में कोई लाइन नहीं बना सकते, सिल्वर लाइन नहीं बनाते, लोग तो कहते हैं कि चुनाव इसलिए भी लड़े जाते हैं कि अपनी जगह अपना झंडा डंडा खड़ा किया जाए, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। ओवैसी ने लगातार चुनाव लड़ा। अभय जी, ओवैसी का अगर आप राजनीतिक तौर पर आंकड़ों से देखना चाहें तो उसको कैसे देखते हैं? क्या ओवैसी वाकई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में चर्चा की जरूरत नहीं है, या ओवैसी एक ऐसी चीज है जो कम से कम अखिलेश यादव के लिए एक परेशानी का बायस हो सकते हैं, भले ही अभी नहीं हो तो कल होंगे? क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, कल जिस तरह उन्होंने कहा कि इन अंधेरों का इंशाअल्लाह, इन अंधेरों को नूर, हाँ, इन अंधेरों को चीर के नूर बाहर आएगा, फिरौन नहीं रहा तो मूसा आएगा, तो फिरौन आया है तो मूसा आएगा, इस तरह से उन्होंने कल एक लाइन कही। ये लाइन उनका इशारा था। अब मैं समझना चाह रहा हूं कि इसको राजनीतिक तौर पर आंकड़ों में कैसे देखते हैं आप? देखिए पुनीर साहब, उन्होंने कई एक बार कहा कि देखिए लोगों ने मुझे लैला बना दिया है, राजनीति का लैला मुझे बना दिया है। बार बार बोलते आए हैं, उनका एक लोकोक्ति हो गया है कि मुझे तो सबने लैला बना दिया। खैर, ये तो उनकी बात हो गई। देखिए, वो एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत और अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बिहार से जोड़ करके देखता हूँ, बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किशनगंज से अपने कैंडिडेट को पुट किया। उनका कैंडिडेट लगभग 3 लाख वोट ला करके तीसरे नंबर पर आ। 3 लाख वोट ला करके जीतने वाले सीट का अंतर 60,000 का था, लेकिन दूसरे और तीसरे पैदान में मुश्किल से 10-15 हजार का अंतर। तो इन्होंने अपनी उपस्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में दर्ज की और 2020 के असेंबली पोल में 5 सीटें जीती। तो वही स्थिति वो करना चाह रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति अभी दर्ज कराना चाह रहे हैं। मेरठ में जो चुनाव हुआ, मेयर वाले चुनाव से उन्होंने उपस्थिति दर्ज की और उनका प्रयास है कि लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जो आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, उस समय बिहार में जैसे उन्होंने दस्तक दिया था कि 5 विधानसभा की सीटें जीती और सरकार का स्वरूप बदलने में उन्होंने ये किया था कि सरकार जो आज चल रही है उसमें उनकी भी एक भूमिका है, स्पष्ट, मैंने क्लियर, मैंने डायरेक्ट रही, डायरेक्ट ही सही। तो उसी तरह उनका प्रयास है कि हम 2000 अभी के लोकसभा चुनाव में वहां उपस्थिति दर्ज करें और इसको बरकरार रख करके जब अगला विधानसभा लेकिन वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव तो, लेकिन चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार ही नहीं रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं समझा मैं। देखिए, ऐसा है कि अगर गठबंधन चुनाव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाला समय देखिए, वो थोड़ा सा अपना इस तरह का उपस्थिति दर्ज करेंगे, कैंडिडेट के तौर पर भी आ सकते हैं। और जहां तक आपने बात की, तो देखिए कैसे इनका असर पड़ेगा, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, भारत एक एफपीटीपी जो वोटिंग सिस्टम भारत में फॉलो किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, उसमें एक वोट चुनाव जिताने हराने के लिए काफी है। भारत के इतिहास में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि एक वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम आया, एक वोट के अंतर से। यद्यपि वो तीनों चुनाव विधानसभा के चुनाव थे, तो एक वोट से नाथद्वारा सीट है राजस्थान में 62,216 सीट, 62,216, 62,215 वोट आया था जीतने हारने वाले को। धर सीट है मध्य प्रदेश में, वहां 50,509, 50,510 वोट का हुआ था, एक वोट के अंदर से आया था। और कर्नाटक में एक सीट है सेंथरपल्ली, वहां पर 40,751, 40,752। तो कम से कम 3 बार एक वोट के अंदर से चुनाव का परिणाम आया है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, एक एक वोट जहां काउंट करता है वहां पर वैसे साहब बिल्कुल काउंट करेंगे। लोकसभा की बात करें तो भारत में मैंने जो स्टडी किया उसमें सबसे कम वोट से 9 वोट के अंदर से चुनाव का परिणाम आया है। लोकसभा चुनाव में 9 वोट से, वो 1998 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में राजमहल लोकसभा की सीट है, वहां पर बीजेपी के
जी, सोम मरांडी को 1,98,889 वोट आया और थॉमस हंसदा जी जो बने नेता थे उनको 9 वोट कम आया। तो एक एक वोट काउंट करता है। वहां पर अगर वो मतलब कैंडिडेट लेकर के या कैंडिडेट को सपोर्ट करने के हिसाब से आ रहे हैं तो बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ, किसकी परेशानी ज्यादा होगी, किसको सुविधा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और ऊपर से जैसे आपने शुरू में कहा या शुरू में ऐसा कहा जाता है चुनाव में कि पहला चुनाव हराने के लिए, फिर हारने के लिए, फिर चुनाव जीतने के लिए किया नहीं, लेकिन जाता है। उत्तर प्रदेश तो में कहीं आंकड़ों में अगर आप दिखाना चाहें कुछ आप उसकी, अगर हम उसको देखें कि कितना उनको विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़े, क्या लड़े, तो किस तरह से उसको करेंगे? क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वो तो फर्स्ट फेज में भी है। फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश की जो सीटें दिखाई दे रही हैं, सहारनपुर से लेके कैराना, बिजनौर, ये पीलीभीत, इन तमाम में, रामपुर, मुरादाबाद, इन सब में मुस्लिम वोट, बल्कि मुरादाबाद रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर है, 52% भी है। तो उन सब में अगर वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश से अपने आप को एक ऐसे उसमें गायब कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी है उस प्रदेश में, वहां से वो इस तरह से मैदान छोड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब है। और फिर वो किसी के पीछे से आके पल्लवी पटेल की भूमिका में पीछे आके, क्योंकि अगर वो समर्थन भी करेंगे पल्लवी पटेल का तो कैंडिडेट उनके नहीं होंगे, उस समर्थन का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि देखिए वो अगर वो कैंडिडेट जैसे कि खड़ा अंत तक नहीं करते, मेरा मानना है कि वो अंत में कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अगर नहीं करते मतलब वोट कटवा का टैग से बचना चाह रहे हैं, मतलब कि उनकी यूपी में एक लंबी प्लानिंग है, भैया विधानसभा चुनाव में आकर के बड़े पैमाने पर हम फाइट करें। तो कहीं ना कहीं अगर वो कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं मतलब कि उनका ये प्लानिंग है कि भैया आपको चुनाव के बाद आपको ये ना कहे कि देखिए आपके कारण चुनाव जीत गए और अभी का टैग लग गया वोट कटवा का, तो विधानसभा में फिर उससे निजात पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां तक आपने आंकड़ों की बात कही तो पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ आपके स्टेट में उत्तर प्रदेश में, वहां पर 95 सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। 4,50,000 से ज्यादा, 4,52,000 के आसपास उनको वोट आया था। ऑन एंड एवरेज 4,500 वोट, ऑन एंड एवरेज हर सीट पर उनको 4,500 वोट आया। सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। कांग्रेस पार्टी से 58 सीटों पर ज्यादा वोट थे, ये भी इनकी भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन 95 सीटों पर जो वैसे सामने कैंडिडेट खड़े किए उसमें 95 सीट में 58 सीट पर मतलब वो कांग्रेस से आगे थे। तो कहीं ना कहीं इनका अगर हम देखें तो अगर हम 4,500 वोट मान लें कि हर विधानसभा जितने पर लड़ते हैं 4,500 वोट लाते हैं, तो यह एक बिग पोटेंशियल है चुनाव को जिताने और हराने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा असर आएगा। अब इसका फायदा किसको मिलेगा, घाटा किसको होगा, वो तो हम सब समझ ही रहे हैं। लेकिन किसी कहीं ना कहीं एक खेमे के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब लेकर के आने वाले हैं। जी, मैं अविनाश, क्या ये कह सकते हैं हम लोग इस वक्त, जैसे तमाम नेता जो है इस वक्त पहुंच रहे हैं मुख्तार अंसारी के पास, विपक्ष, क्योंकि बीजेपी को तो वहां जाने का इसलिए नहीं है क्योंकि हालांकि बीजेपी के सहयोगी वो पहुंचे हैं वहां, सुभाषपा में ओम प्रकाश राजभर ने, इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री योगी जो है कतई पसंद नहीं करते हैं मुख्तार अंसारी के चाहने वालों को भी और मुख्तार अंसारी के सहयोगियों को भी। ऐसे में इतना बड़ा हौसला करके सुभाषपा ने, बाकायदा ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी है, उनको मसीहा बता दिया, और दूसरी पार्टियों के लोग तो पहुंच ही रहे हैं। और वो जिस तरह से, मैं उस शेर को जो उन्होंने पढ़ा लिखा था, वो लिखा था, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। हालांकि एक और बात है, वो इशारों में बहुत बात करते हैं ओवैसी, और उनमें मुस्लिम जो उनकी मिथक है उन सब का बहुत ही इस्तेमाल करके अपने समर्थकों तक बात पहुंचाते हैं। आपको लग रहा है कि मुख्तार अंसारी जो इतने लंबे समय बाद तक जिसका राजनीतिक कैरियर जीत जरूर रहा था लेकिन जेल के अंदर था, और मरा हुआ मुख्तार भले ही गोली नहीं चला सकता लेकिन वोट ला सकता है, क्या ये यही कारण है कि इस समय तमाम पार्टियां उनके दरवाजे जा रही हैं, फाटक पहुंच रही हैं? धीरेन्द्र जी, जो पहले आपका पहला सवाल था ओम प्रकाश राजभर को लेकर, तो पहले उस सवाल पर आता हूं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी के जो रिश्ते हैं पूर्वांचल के अधिकतर लोग जानते हैं, खासतौर पर उस बेल्ट के जो लोग मऊ के रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ या बलिया, क्योंकि पहले कहा जाता था कि कुछ बिजनेस टर्म्स भी हुआ करते थे मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में।
हालांकि आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर बांदा जेल मिलने भी गए थे मुख्तार अंसारी से। जब ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी की चेकिंग की गई थी तो उस वक्त बिफर पड़े थे। तो चूंकि वो पुराना रिश्ता होने के नाते, एक पुराने सहयोगी होने के नाते वहाँ पर गए थे। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि वो सरकार का हिस्सा है, और न सिर्फ हिस्सा है बल्कि सरकार में मजबूत एक पद पर बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। जहाँ तक सवाल असदुद्दीन ओवैसी का है, तो चूंकि देखिए मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो जिस दिन दफनाया गया मुख्तार अंसारी को, धीरेन्द्र जी, चूंकि हम लोग थे वहाँ पर, और देखिए भले ही वो एक कम्युनिटी के लोग थे, जो वहाँ पर आपने भीड़ देखी, जो तादाद देखी, तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ थी। और वो भीड़ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों से नहीं आई थी, बल्कि वो जो मोहम्मदाबाद का पूरा बेल्ट है, खास तौर पर अगर हम मुख्तार अंसारी के गांव की बात करें या जो थोड़े से आसपास गांव के लोग थे, तो एक खास समुदाय के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो या फिर आजमगढ़ हो, और बनारस, आपको याद होगा कि बनारस से एक बार जब मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ा तो, और मुरली मनोहर जोशी सामने थे मैदान में, लोकसभा का चुनाव था, सिर्फ 18 या 19 हज़ार वोटों से मुख्तार अंसारी को चुनाव हारा था बनारस में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक खास वर्ग है इन 3-4 जिलों में, वहाँ पर मुख्तार अंसारी का खास प्रभाव हमेशा से देखा जाता रहा है। और न सिर्फ मुख्तार अंसारी, भले चाहे हम अफजाल की बात करें या फिर सिबकतुल्ला अंसारी की बात करें, तो अंसारी फैमिली का खास प्रभाव उन जिलों में है, एक खास समुदाय में। और जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल के ये जो 4 से 5 जिले हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उन ज़िलों से पूरे पूर्वांचल में एक नैरेटिव सेट होता है। आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, घोसी हो, बनारस हो, तो यहाँ से जो मैसेज आता है वो डिलीवर होता है। ये मान के चलिए कि आपको सुल्तानपुर तक उस मैसेज का असर होता है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुस्लिम वोटों को लेकर खींचतान इस वक्त चरम पर है, और इससे भी ज़्यादा आगे कह सकते हैं कि ये पहुंचने वाली है, क्योंकि ठीक ठाक आबादी है। हालांकि पश्चिमी यूपी के मुकाबले कह सकते हैं कि वो जो वोट बैंक है पूर्वांचल में थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन कई सीटों पर, जैसे आजमगढ़ सीट की बात कर लें, आजमगढ़ सीट पर 2 ऐसे समुदाय हैं, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें या फिर जो हिंदू समुदाय में यादव वोट बैंक की बात करें, तो ये काफ़ी प्रभावी और सबसे मजबूत फैक्टर माना जाता है चुनाव हारने और जीतने के लिए। वैसे ही अगर आप गाजीपुर की बात कर लें, गाजीपुर में भी मुसलमान कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जैसे मोहम्मदाबाद की बात आप कर लीजिए, जमनिया विधानसभा की बात कर लीजिए, गाजीपुर सदर की बात कर लीजिए। हाँ, जखनिया में थोड़ा सा ये वोट बैंक कम है, 10 में से 10 सीटें शायद जीती थी, 10 में से 9 या 10 में से 10 विधानसभा की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी आपने सही कहा, आजमगढ़ की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी आजमगढ़ में। हालांकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो चूंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था 2017 में, लेकिन 2022 के चुनाव में चूंकि देखिए उसके साथ कुछ और भी, जैसे हम ओम प्रकाश राजभर के फैक्टर की बात कर लें, चूंकि वहां पर राजभर वोट भी कई विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक माना जाता है, तो 10 सीटें बीजेपी हार गई थी, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक पर मुख्तार अंसारी का खास प्रभाव था इन जिलों में। हालांकि समय समय पर वो वोट जो थे वो डाइवर्ट होते रहते थे कई राजनीतिक कारणों से, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ, कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ। हालांकि कांग्रेस का एक जमाना दूसरा था। तो अब दूसरे जो दल हैं, खासतौर पर अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो एक इनको आशा है कि हो सकता है कि हमारे वहाँ जाने से, या फिर अगर हम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें तो शायद एक सिंपैथी के सहारे हम उस वोट बैंक को अपनी तरफ थोड़ा सा लाने में अपनी तरफ ले सके, सक्षम हो सके। हालांकि ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए अब जी विजय जी, मैं आप ही के पास एक चीज़ के साथ आ रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में ये तो समझ में आया, ठीक है, आपने भी कहा कि उसका कोई बहुत आधार नहीं है। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि 58 सीटों पर, अगर आप 95 सीटों में से 58 सीटों पर कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाते हैं, भले ही वो संख्या कुछ भी हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात तो बताती है कि यूपी की विधानसभाओं में आप कम से कम कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। परसेप्शन आपका उस तरह का भले ही नहीं हो, लेकिन आंकड़े तो अपनी बात बोलते हैं। एक बात जो समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, इतनी ताकत के साथ रैली की, भीड़ बुलाई, तमाम लोग आए। अब वो कल उत्तराखंड भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की कोई रैली उस तरह से आपने देखी है क्या? कल वो इंडी गठबंधन की एक रैली में संडे को दिखाई तो दिए, उसके बाद एक जीती हुई सीट
मतलब अगर पिछली बार उन्होंने जीती थी, इस बार तो रिजल्ट आता तभी बताते, लेकिन हम लोग अगर उसी हाल को देखें जिस समय चुनाव हो रहा है उस दिन का हिसाब लगाएं तो अभी के समय में मुरादाबाद सीट वो एक तरह से जीते हुए कैंडिडेट को हटाकर उन्होंने रुचि वीरा को दिया। ये अलग बात है भाई, कोई कह रहा है कि वो आजम को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसी आजम को जिसकी ताकत रामपुर में जिताने की हो या ना हो, हराने की तो मानी जा सकती है आज की डेट में भी, जबकि वो जेल में है, उनका बेटा जेल में है। तो ऐसे में वहां उन्होंने उनके मुखालिफ उतार दिया जिसको वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आखिर उनकी रणनीति है क्या? 14 सीटों पर अभी उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं दिए हैं। बाकी आपको क्या लग रहा? मैं अखिलेश की रणनीति के बारे में समझना चाह रहा हूं कि आपने इतने वरिष्ठ हैं, वहां लखनऊ में बैठते हैं, कई बार उनकी बातें उनके साथ होती हैं आपकी, ये रणनीति क्या है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा और बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे? आखिर वो किस दांव का इंतजार कर रहे हैं? उनके पास वो कौन सा जो उनके खास तौर से मुलायम सिंह यादव बताया करते थे उनके पिताजी की, उस दांव से वो जो है धोबी या कौन सा जो दांव लगाते थे तो वो बताएंगे कि आप इनके पास वो कौन सा दांव है कि जो हमको दिख तो नहीं रहा है लेकिन ये लगा जरूर रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, उत्तर प्रदेश में जो या देश का जो चुनाव चल रहा है, यूपी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि 80 सीटें हैं। तो पहले तो आपने जो पीएम की रैली का जिक्र किया उस पर मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि जो मेरठ में चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान सभा थी, उसमें जनता की बातें की गई, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें और होंगी, अगर सरकार बनेगी या सरकार हमारी बनी रही है तो अगले 100 दिन में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक के लिए बात। दूसरी तरफ जो जमावड़ा दिल्ली में हुआ, वो जनता से कह रहा था कि आप मेरे साथ मेरी मदद करिए, हम परेशान हैं, हम अब जेल जा रहे हैं, हमारी जांच हो रही है, हमने ये गड़बड़ की है, हमने वो गड़बड़ की है, और मोदी पे अटैक। यानी जनता के लिए कोई मैसेज दिल्ली के इंडिया के सबसे बड़े जो उनका जमावड़ा था, वहां से पब्लिक के लिए कोई बात नहीं निकल के, जो निकल के आई कि पब्लिक उनको मदद करे, पब्लिक उनके साथ खड़ी हो ताकि वो मोदी से लड़ सके, और मोदी बहुत खराब आदमी है। तो जनता का कोई कार्यक्रम तो था नहीं। विपक्ष अभी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा पे अटैक कर रहा है, भाजपा के कामों को अटैक कर रहा है, लेकिन वो क्या करना चाहता है वो नहीं बताता, बल्कि वो ये कहता है कि आप हमारी मदद करिए। तो पब्लिक क्या नेताओं की मदद के लिए बनी है या नेता पब्लिक को आगे ले जाने के लिए बने हैं? तो पूरा जो डेमोक्रेसी में जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है कि नेता जो है वो पब्लिक को दिशा दिखाएगा या नेता पब्लिक के साथ लेकर वो चुनाव जीतेगा। यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं विपक्ष के लोग, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ खड़े होइए। दूसरी बात, राहुल गांधी का आप बयान देखिए 17 मार्च को, जब उन्होंने अपनी न्याय यात्रा खत्म की मुंबई में, उन्होंने कहा कि भाजपा की हिम्मत नहीं कि वो संविधान बदल सकते हैं। कल दिल्ली में कह दिया कि नहीं ये तो संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत विरोधाभास है। तेजस्वी के बयान देखिए, उसमें विरोधाभास है। एक लाइन में कुछ कहते हैं कि ऐसा होने जा, दूसरी लाइन कहते हैं हम इनको हरा ही देंगे। तो जब आप हरा देंगे तो फिर आपके लिए कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तो जो पैरामीटर हैं एनडीए के और इंडिया के, दोनों बहुत अलग हैं। एक जनता के लिए कह रहा हम काम करेंगे, दूसरा कह रहा है जनता हमें मदद करे, हम परेशान हैं, हमें आपका नेतृत्व चाहिए या हमको आप हमारे साथ खड़े होइए। तो दूसरा ये लेके जा रहा है। अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश में, यूपी में मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को उतारने के पीछे उनके दिमाग में एक लॉजिक है कि माइनॉरिटी तुम्हारे साथ है, अगर वैश्य समुदाय के वोटों में हम सेंध लगा लेंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए एसटी हसन के बजाय, क्योंकि एसटी हसन अब एक पैटर्न बन गया है, हिंदू तो मुस्लिम को वोट दे देता है, मुसलमान हिंदू को नहीं देता, लेकिन जो अपोजिशन है वो एक नया प्रयोग कर रहा है। सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां उन्होंने गैर मुस्लिम को टिकट दिया है। उसमें मुरादाबाद सीट में चूंकि चेंज किया है इसलिए चर्चा ज्यादा है। तो वो रुचि वीरा के साथ वही देख रहे हैं जो कुंवर सर्वेश सिंह हैं, वो पिछली बार करीब 98,000 वोटों से हारे। तो रुचि वीरा अगर आ जाएंगी तो कुछ हिंदू वोट भी कट जाएंगे, और सपा या अलायंस के जो उनके कांग्रेस और सपा के जो अलायंस के वोट हैं वो वोट तो उनको मिलेंगे ही। जो सेकुलरिस्ट हैं, जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ वाले लोग, बहुसंख्यक समाज के भी हैं,
तो उनके वोटों को और प्लस कुछ व्यवसायी समुदाय के वोट सिंपैथी में महिला होने के कारण या जीतने के समीकरण के हिसाब से अगर मिल जाएंगे तो जीतने की एक स्थिति बनने की संभावना वो देखते हैं। इसीलिए रुचि वीरा को उन्होंने वहां से उतार दिया। एसटी हसन पिछली बार चूंकि बीएसपी साथ थी, आरएलडी साथ थी, तब एसटी हसन जीत पाए थे। नहीं तो 14 में तो कुंवर सर्वे सिंह जीते थे मुरादाबाद से, भले ही वहां 41% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो वो एक समीकरण ये है। तो रामपुर में अब चूंकि रुचि वीरा आजम खां की पसंद की, आजम खां के समीकरण के हिसाब से आई थी, रामपुर में आजम खां के लोगों में एक असमंजस था, आपस में कोई तय होने की स्थिति नहीं थी। आसिम रजा पहले चुनाव जीत चुके थे, उनका हुनर सबके सामने था। ये जो मोहिबुल्लाह साहब आए हैं, नदवी साहब, ये बताया जा रहा है तुर्क बिरादरी के हैं और तुर्क की संख्या काफी अच्छी खासी है। और एक लीडर, तुर्क लीडर शफीकुर रहमान बर्ग का इंतकाल हो गया, जो संभल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। अब उनका पोता वहां से कैंडिडेट हुआ है। लेकिन ये दूसरे तुर्क को, यहाँ भी तुर्क समुदाय की काफी अच्छी आबादी है और अगर ये एकजुट होते हैं तो इनको फायदा होने की उम्मीद है। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रेशर में अखिलेश ने उतार दिया। अखिलेश ने गणित भी देखी है और उन्होंने कोशिश की है कि उनके कैंडिडेट को ज्यादा वोट आए, चुनाव जीतने की स्थिति बन सके। तो एकदम से खारिज करना ठीक नहीं है, बल्कि इसमें तो बीजेपी को अलर्ट होना चाहिए कि नए समीकरण के हिसाब से वो किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो पश्चिमी आप उत्तर देख रहे प्रदेश हैं में कि अभी तक उनकी रैलियां नहीं हुई, उनकी तैयारियां नहीं हुई, तो आपको लग रहा है विजय जी कि वो एक सेट पैटर्न पर है? मतलब आपको लगता है कि वो तैयारियों के साथ है? नहीं, वो तैयारियां उनकी नहीं है अंदर से। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश बहुत देर से निकले, शुरू में निकले थे, बाद में बहुत देर से निकले। अब एक दिक्कत बहुत बड़ी है समाजवादी पार्टी के साथ कि जब अखिलेश निकलते हैं तो उनका कार्यकर्ता इतना जोश में भर जाता है कि वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि उससे बीजेपी को फायदा होने लगता है। एक मैसेज जाने लगता है कि अरे अखिलेश की रैली में बहुत माइनॉरिटी आ रही है। तो इस तरीके के कई समस्याएं हैं उनके सामने। दूसरा, उनका कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ये भी एक खतरा रहता है। तो इसलिए वो कम निकलने की, वो विधानसभा चुनाव में भी उस तरह से नहीं निकले जैसा उसके पहले के चुनाव में, 2012 के चुनाव में या 2017 के चुनाव में उन्होंने किया था। लेकिन 22 में बहुत ही कम उनकी सभाएं हुई, बहुत कम उनके दौरे हुए थे। चूंकि जो विरोध का वोट है बीजेपी के, विपक्ष की सारी जो लड़ाई है, जो रणनीति है, बीजेपी के खिलाफ के वोट चूंकि ऑटोमेटिक उनको मिल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, तो वो उसी पे निर्भर है। ठीक है, मैं अभय जी के पास जाता हूं। अभय जी, देखिए, इस तरह तो मुझे लगता है कि लोग जीत के समीकरण में कहीं विपक्ष नहीं दिखाई देता, अगर वो सिर्फ ये मानता है। क्योंकि अगर वो निकलते हैं, ये बड़ी डालमा है, या ये बड़ा असमंजस हो जाएगा किसी नेता के लिए। निकलेगा बाहर तो उसके समर्थक बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाएगा और उसमें वो और वोटों का नुकसान कर देंगे। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो वो जो बाकी वोट आने हैं वो तो आने ही नहीं है। ये स्ट्रेटजी आपको लगता है कि कोई काम करती है? और आपको क्या लग रहा है कि जो इस समय विपक्ष की जो लड़ाई है, अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें या देश के भी परिप्रेक्ष्य में देखें, आपको लग रहा है कि वो उस पार्टी को हराने या उसके साथ टकराने की कोई उम्मीद में है, जिस पार्टी जो पूरी तरह सोशल इन्फ्लुएंसर से बात कर रही है? यानी अगर सोशल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो 10 से 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाले यूट्यूबर्स के साथ उनके साथ बैठ के उनसे संवाद करके आगे भेज रही है एक पार्टी। दूसरी तरफ पार्टियां अभी यही तय नहीं कर पा रही कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, ए लगाना है कि एम लगाना है। तो आपको लग रहा है कि एक जीत का गणित बनाता है? देखिए पुडीर साहब, ऐसा है कि अगर हम बात करें आप उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश से बाहर की भी, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर देखने से ऐसा लग रहा है कि हर एक पार्टी अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। जैसे अगला विधानसभा या अगला लोकसभा की तैयारी कर रही है। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप जो है, वो शिवसेना, ये असल शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना ने क्या किया कि एकाएक अपना निगोशिएट करता रहा, अपने से कैंडिडेट की घोषणा कर दिया बिना किसी एलआई से ये किए हुए।
ममता बनर्जी ने क्या क्या बात करती रही, 42 कैंडिडेट की घोषणा कर दी। बिहार में अगर आप आकर के देखिए तो पता ही नहीं चल रहा है, अब तो खैर हो गया लेकिन इतना लेट से हुआ कि जिसका असर थोड़ा सा दिखा है कि भाई आप पहले आते तो ज्यादा मजबूत दिखते, अब आपको मजबूत दिखने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए सभी दलों का, बहुत सारे दलों का, विपक्ष के बहुत सारे दल है जो कि अपना आने वाला चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव की तो लोग तैयारी ही नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि लोग जितना मीटिंग किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। अब इलेक्शन का सब कुछ हो गया तो अब जाकर के लोग सीट फाइनल करना शुरू किया है। तो इससे तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि भैया अभी इसका कोई, वो लोग मान के चल रहे हैं कि 2024 से मेरे लिए कोई स्पेस बचा नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कि हम लोग ने बहुत देर कर चुके हैं, तो चलो एक अपने टोकन परचेस देते रहे, प्रोसेस का हिस्सा बनते रहे और आगे का चुनाव आएगा उसको देखेंगे। अब हम थोड़ा सा, अब पिछले बार हम थोड़ा एआईएम पर बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एआईएम जो है वह 1984 से एआईएम के नाम से चुनाव लड़ना शुरू, और पिछले 2009 तक एक एक सीट पर ही चुनाव लड़ती रही, हैदराबाद से बाहर चुनाव फाइट किया ही नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 5 सीट पर लड़े और 2019 में 3 सीट पर लड़े, एक हैदराबाद, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र का और एक बिहार का किशनगंज। लेकिन 2009 तक आप देखें तो ये जो ओवैसी साहब का पॉलिटिक्स अलग प्रकार का था, उनका था कि भैया फिक्स वे में काम करेंगे, इतना काम करना है। लेकिन उसके बाद 14 के बाद और अभी के इलेक्शन में बिहार में आकर के 10-12 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, आपके स्टेट में अलग ग्रुप उन्होंने पकड़ लिया है, महाराष्ट्र में पहले 1 कैंडिडेट खड़ा किए थे, इस बार और 4-5 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो ओवैसी साहब का क्या मिजाज है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या किसी को मदद कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, या कहीं जाकर के अपना पाव मतलब फैलाना चाह रहे हैं कि लोग हमको रिकॉग्नाइज करें और हमको आने वाले चुनाव में सीट मिले, या अपने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाना चाह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो वही बताएंगे, उसका तो मतलब हम लोग बता नहीं सकते। अंत में मैं एक बात और बोलूंगा कि अभी तक इस इलेक्शन के पहले या ये तक कि भारत में जो मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम स्पेसिफिक पार्टी, जब मुझे कहने में थोड़ा सा एक गुरेज हो रहा है लेकिन मुझे बोलना मजबूरी है, जैसे आईयूएमएल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला की पार्टी है, तो केरला की 2 सीट पर लड़ती है और 1 सीट रामनाथपुरम तमिलनाडु में लड़ रही है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है तो आसाम में कन्फाइन करके रखे हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है तो कश्मीर से बाहर नहीं निकलते हैं। आपके यहाँ की एक 30 पार्टी हुआ करती थी, अब तो पार्टी भी नहीं रही, तो वो भी अपने आप को एक कन्फाइन करके। लेकिन अभी तक सभी दलों का एक अलिखित एक था कि भैया एआईयूडीएफ के क्षेत्र में एआईएम नहीं जाएगा, एआईएम आईयूएमएल में नहीं जाएगा, वो इनके यहाँ नहीं जाएगा। एक प्रकार का अघोषित, एक प्रकार का इन लोगों के पास एक ये था, मतलब एक समझौता था। लेकिन हमको ये लग रहा है कि इस बार या अब ओवैसी साहब अपने आप को एक दूसरे रूप में और मतलब एक ऐसे रूप में लेकर के आना चाह रहे हैं कि अपने आप को महसूस उनको पूरे देश का लोग रिकॉग्नाइज करें और उनकी पॉलिटिकल क्षमता बढ़े। कांग्रेस का वोट घट रहा है तो उनके तरफ आवे, समाजवादी का अगर घटना हो तो उनके तरफ आवे, तो इस तरह वो अपना पॉलिटिक्स बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।